चलिए शुरू करेंगे। हम्म, अच्छा, एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा एक्सेस थोड़ी हो जा रहा है क्लास। देखो भाई, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं 3 क्लास, तो केवल 2 क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब अलग सब्जेक्ट शुरू होगा तब आप कवर करिएगा। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। ठीक है, आप क्लास ज्वाइन कीजिए। 2 बैचेस चल रही है, एक तो 8 से 10:30 का बैच है, और एक 9:30 का, 9:30 से 11:30। तो जो बीच का सब्जेक्ट है दोनों में कॉमन चल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए 2 ही क्लास है। बट मेरा रिकमेंड है, अगर आप कर सकते हैं, अभी सीट खाली है, तो आप लोग बैठ के पढ़िए, फिर दोबारा अपने सेशन में फिर पढ़िएगा। समझ पा रहे हैं बातों को? हाँ, तो पैनिक नहीं होना है। देखो बेटा, लाइफ है, लाइफ में तनाव नाम का चीज होता ही नहीं है। ठीक है, तनाव आप जनरेट करेंगे तो तनाव होगा। बात को समझिएगा, गंभीरता से लीजिएगा। आपको 2 ही क्लास करनी है ना? अगर 8 से 9:30 और 9:30 से 10:30, 2 क्लास। अगर आपको एक्स्ट्रा और चाहिए तो आप फिर आगे बैठिए, और आपको अगर लग रहा है कि नहीं, तो आप 2 क्लास कीजिए। जो बच्चे मान लो सवेरे नहीं आ पा रहे हैं, उन बच्चों को 9:30 बजे आना है। ठीक है, 9:30 से 10:30, फिर 10:30 से 12, 2 क्लास। ठीक है, तो आप 3 क्लास के लिए एकदम एक्साइटेड मत हुई है ना? बात कुछ समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, मेरा बस बोलने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ना है। आपको दबाव में नहीं पढ़ना है। और खासकर मैं नए बच्चे लोग को बार बार बोलता हूँ कि आप 2 ही क्लास करिए। ठीक है बेटा, आप यहाँ क्लास तो कर ले रहे हैं, घर में कवर नहीं कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो आप 2 ही क्लास कीजिए। ठीक है, आपको 3 क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। इन दैट केस आपके पास समय है और आपके पास क्षमता है। ठीक है, कि हाँ, मेरे को 3 क्लास चाहिए, अभी मेरे को 2 GS करना है, एक आपका सीसेट करना है, तो आप 3 क्लास कीजिए। ठीक है, अन्यथा आपके पास, जैसे देखो, हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम में, तो फाउंडेशन बैच जैसे चलता था, तो मात्र 1.5 घंटे की क्लास हमको मिलती थी, हमको जब हम पढ़ते थे। जैसे मैं मेंस का कोचिंग कर रहा था जब फाउंडेशन बैच में, तो 1.5 घंटे क्लास मिलती थी, जाता था आ जाता था, लगता ही नहीं था क्लास है, क्योंकि उनको तो बैच चलाना है और वो समय में एक्सेस करेंगे, है ना? एक टाइम ऐसा आया जब मेंस मेरा निकल गया, तो जब मेंस का शॉर्ट टर्म का क्लास ज्वाइन किया था, तब 3 महीने की क्लास थी मात्र, और 3 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है, तो हम लोग सुबह 5:30 बजे से जाते थे और 3:30 बजे आते थे दोपहर। बीच में आधा घंटा का एक लंबा ब्रेक होता था। ऐसे चलती थी क्लासेस। तो सिचुएशन की डिमांड है ना? आपको अगर जैसे पॉलिटी एक्सेस लग रहा है तो पॉलिटी स्किप कीजिए। आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ एक्सेस लग रहा है तो छत्तीसगढ़ स्किप कीजिए। अब पहले एक चीज को, जैसे जैसे आपको थाली में भी कभी कोई खाने के लिए देना, तो मल्टीपल चीजें रहती हैं, तब उनमें से एक को खाइए ना। पहले फोकस अपने जीवन में एक चीज को करिए। ठीक है, तो ये है, बाकी आपकी इच्छा है। बोलो हाँ कि नहीं? तो जिन बच्चों का जैसे रिसेंटली पेपर है, या जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं आगामी पेपर के लिए, उनके लिए 3 क्लास का प्रावधान है। अदरवाइज आप लोग 2 ही क्लास कीजिए। ठीक है, और कोई बात नहीं, अब एक हफ्ता में और एडमिशन जैसे हो रहा है, उसके बाद हम वैसे ही सेपरेट कर देंगे, तो आप लोग घबराइए मत। देखो बेटा, स्वयं एनालिसिस करना है कि मैं कितना कंप्लीट कर पाऊंगा, है ना? मैं कितना कंप्लीट कर पाऊंगा, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप अपने आप को रखिए और देखिए कि मैं क्या पढ़ पा रहा हूं, क्या नहीं पढ़ पा रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ भाई, बात को समझना है यार, गंभीरता से लेना थोड़ा चीजों को, है ना? हम लोग महासमुंद पर कार्य कर रहे थे। महासमुंद
में सबसे पहले मैं आपको बोला, किसी भी जिले का मैपिंग किया जाता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का मैपिंग किया जाता है, तो सबसे पहले उस जिले में सड़क हमको देखना है। ठीक है, सड़क 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होती है, तो ये 6-4 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़क होती है। 6-4 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़क होगी, वाइडेस्ट रोडवेज होगा, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का काम करेगा। स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ये नेशनल हाईवे कहलाता है। भारत सरकार ने सड़क निर्माण के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया। एजेंसी जो केवल सड़क परिवहन पर कार्य करती है, सड़क का निर्माण करती है और राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करती है। इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। आ जाओ। NHAI क्या होता है देखिएगा। मैं बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब ये पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ये चीजें आप समझ में आनी चाहिए कि भारतीय सरकार होती है, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार क्या करना चाहती है कि पूरे इंडिया में सड़क बिछाना चाहती है, सड़क परिवहन पर कार्य करना चाहती है। तो सड़क परिवहन अब सरकार आकर तो नहीं बनाएगी कि नहीं, मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे और उसके अन्य मंत्री आएंगे और सड़क बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, सड़क बनाने के लिए एक एजेंसी नियुक्त करती है। तो गवर्नमेंट की एजेंसी होती है। ये एजेंसी क्या करती है, पूरे भारत में रोड बनाने का काम करती है, सड़क बनाने का काम करती है। अब भारत सरकार की इस एजेंसी को हम लोग बोलते हैं NHAI। NHAI ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, which is responsible to make the roadways in India। अब नेशनल हाईवे क्या करती है, तो भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे हम लोग देखे थे, भारत का सबसे लंबा सड़क NH-44 उधर ज्योग्राफी में चल रहा है, तो अपन लोग देखे थे कन्याकुमारी से श्रीनगर। तो इसको कौन बनवाएगा, NHAI। ऐसे अपन लोग छत्तीसगढ़ का मैपिंग कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी नेशनल हाईवे दिखेगा। तो छत्तीसगढ़ में अभी जैसे अपन लोग रायपुर डिवीजन में 53 नंबर की सड़क देखते हैं, कल महासमुंद में 53 नंबर की सड़क निकाले। तो ये नेशनल हाईवे है बेटा, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करती है। अब महासमुंद जिले पर काम करना है, तो 53 से हमने निकाला 353 और 353 से हमने निकाला नेशनल हाईवे 53 से 153। तो ये 3 सड़क को पहले बेस बनाना है। महासमुंद में महासमुंद से लगा हुआ ये आपका रायपुर जिला है, और ये रायपुर है, रायपुर है। रायपुर उधर दुर्ग, उससे पहले राजनांदगांव, और राजनांदगांव से पहले आपका नागपुर। तो नागपुर से 53 नंबर की सड़क आ रही है, और नागपुर मतलब महाराष्ट्र। नागपुर से राजनांदगांव को जोड़ा, राजनांदगांव से दुर्ग को जोड़ा, दुर्ग से रायपुर को जोड़ा। और रायपुर में अभी मोटा मोटा पकड़ना है, रायपुर से हमारा आरंग रोड। कौन सा रोड है, आरंग रोड। तो रायपुर से आरंग रोड में जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये 53 नंबर की सड़क है, हमारा NH-53 है। आरंग से 53 पे कंटिन्यू करना है, तो हम देखेंगे कि नीचे में धमतरी, और धमतरी में सिहावा पर्वत, सिहावा माउंटेन, श्रृंगी ऋषि का आश्रम। इधर से आपका नदी आ रही है, महानदी।
महानदी क्रॉस किए मतलब महासमुंद जिला शुरू, महासमुंद जिले की शुरुआत है। महासमुंद जिला शुरू होगा। अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस थिंग। सपोज दैट दिस इज द छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का ये ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये ऐसा डिवीजन क्लासिफिकेशन है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये आपका धमतरी है, और धमतरी से ऐसा धमतरी में, धमतरी दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। तो धमतरी से श्रृंगी ऋषि के आश्रम से ऐसा कांकेर, और कांकेर में दुधावा डैम दूध नदी पर, अब फिर से ऐसा महानदी, और महानदी ऐसा होते हुए कहां निकल जाएगा, कहां निकल जाएगा, उड़ीसा। तो यह महानदी है बेटा, चीजें समझ में आ रही है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, सिहावा माउंटेन श्रृंगी ऋषि के आश्रम से महानदी का उद्गम है। अब ये महानदी, ये छत्तीसगढ़ है, इधर बिहार, और ये बिहार का ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र वर्तमान का नाम पटना, पाटलिपुत्र प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, बसाने वाला उद्यान आगे अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो पाटलिपुत्र में गुप्त वंश का शासन है, उस समय गुप्त वंश का शासन था, और गुप्त डायनेस्टी में, गुप्त वंश में शासक हुए कौन, तो याद रखना बेटा, हर्षगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त। कौन बोल रहा हूं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जब पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा, गुप्त वंश शासक कौन, समुद्रगुप्त जब गद्दी पर बैठा, तो यह अपने साउदर्न मिशन पर निकला था, दक्षिण अभियान पर निकला था, और दक्षिण अभियान पर निकला था। और ये ऐसा शासक हुआ समुद्रगुप्त जो हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आप गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तब समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पर अभी मोटा मोटा इतना जानना है कि गुप्त वंश का शासक हुआ समुद्रगुप्त। ये अपने दक्षिण अभियान पर निकला होगा, तो दक्षिण अभियान पर निकला होगा तो ये हमारे छत्तीसगढ़ आया होगा, और छत्तीसगढ़ आया होगा तो अपने साथ अपने सेना को लेकर आया होगा। समुद्रगुप्त ऐसा पर्सनालिटी था बेटा जो युद्ध लड़ने निकलता था तो अपनी पत्नी सपत्नी साथ जाता था, अब पत्नी को बोलता था देख बैठ, देख मैं कैसे युद्ध लड़ता हूं, मेरी युद्ध कौशल नीति को देख। मतलब इतना कॉन्फिडेंट पर्सन था ये, और ये सेल्फ टेस्टिंग करता था। ये युद्ध इसलिए नहीं लड़ता था कि इसको कोई चीज चाहिए, ये दुनिया को मैसेज देना चाहता था कि मेरे को कोई हरा नहीं सकता। लड़ता था युद्ध, उसके क्षेत्र को जीतता था और उसको पुनः लौटा देता था, सिर्फ सेल्फ टेस्टिंग करता था। ये मैसेज कन्वे करना चाहता था कि मैं समुद्रगुप्त, जिसको हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन। तो जब ये युद्ध अभियान पर निकला होगा तब ये अपने साथ अपनी पत्नी, अपने सेना और पूरा अपनी आर्मी को लेकर निकला होगा, बटालियन लेकर निकला होगा। तो जब ये महानदी के तट पर आया होगा तो किसी समय में इन लोग यहां आकर रुके होंगे, ठिया ठिकाना बनाए होंगे। तो इसीलिए महानदी से महा और समुद्रगुप्त से समुद्र, इस शब्द को लेकर आज जो हम लोग जिले की बात करते हैं वो कहलाता है महासमुंद। महासमुंद याद रखना डियर, महानदी के तट पर जो जिला दिखाई दे रहा है वो महासमुंद है, और ये महासमुंद का संबंध गुप्त वंश से पड़ेगा, और गुप्त वंशी शासक समुद्रगुप्त के नाम पर बसाया गया ये शहर है महासमुंद। बट हम 53 नंबर की सड़क में आरंग से भाग रहे थे, जैसे ही आरंग से कंटिन्यू किए, महानदी क्रॉस किए, महानदी क्रॉस किए मतलब महासमुंद जिला शुरू। महासमुंद जिला शुरू जैसे ही अपन इंटर करते हैं महासमुंद में, तो पहले पकड़ना है घोड़ारी। क्या पकड़ना है? घोड़ारी। घोड़ारी से कंटिन्यू करेंगे तो पकड़ेंगे बीरकोनी। क्या बोल रहा हूं?
बिरकोनी से भागे तो पाए हैं तुमगांव, क्या है तुमगांव। तिमगांव से भागे तो पकड़े हैं पिथौरा, क्या है पिथौरा से कंटिन्यू किए पाए हैं बसना, क्या है बसना। बसना से कंटिन्यू किए तो पाए हैं सराईपाली, क्या है सराईपाली से भागे तो पाए लिमुआ गुड़ा, क्या है लिमुआ गुड़ा से भागे तो पाए रेहटी खोल, क्या है रेहटी खोल से जाएंगे तो आगे अपन को पड़ेगा संबलपुर रोड। अभी नहीं जाना, संबलपुर नहीं जाना, रुकना। तो नागपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से रायपुर और रायपुर से आरंग रोड होते हुए महासमुंद। ये घोड़ारी था। घोड़ारी चूंकि महासमुंद जिले का जिला मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और महासमुंद नेशनल हाईवे में नहीं था, तो घोड़ारी से एक सड़क निकाले NH 353, NH 353 घोड़ारी से महासमुंद को जोड़ेगा। तो ये महासमुंद है। घोड़ारी से 353 नंबर की सड़क, ये घोड़ारी से महासमुंद आएगा। महासमुंद से आगे भागोगे तो पाओगे खल्लारी, क्या है खल्लारी से कंटिन्यू किए तो पाए हैं घुचापाली, क्या है घुचापाली। घुचापाली से भागे तो पाए बाग बहरा, बाग बहरा, घुचापाली बाग बहरा। बाग बहरा कंटिन्यू किए तो आगे पकड़े हैं भीम खोज, क्या है भीम खोज। भीम खोज से भागे तो पाए हैं, याद रखना बेटा, सुअर मार, क्या बोल रहा हूं सुअर मार से खरियार रोड उड़ीसा निकलेंगे। ये बरगढ़ रोड निकलेगा, आगे जाएगा खरियार रोड, ओके। ये 353 नंबर की सड़क है। तुमगांव से एक रास्ता काटना है और लेकर जाना है सिरपुर। कहां जाएगा, ये सिरपुर है। ये सिरपुर है जो तुमगांव से लेफ्ट रास्ता कट रहा है, इधर से आ रहे हो तो लेफ्ट कट रहा है, जो सिरपुर लेकर जा रहा है। जबकि सराईपाली से ऐसा 153 नंबर की सड़क है, याद रखना बेटा। सराईपाली से सारंगगढ़ और सारंगगढ़ से फिर रायगढ़। तो ये 153 नंबर की सड़क है, याद रखना बेटा। सारंगगढ़, सराईपाली, सारंगगढ़ रोड, ये आपको पकड़ना है। बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दो गांव हैं, बार और नवापारा। तो बार और नवापारा दोनों गांव को मर्ज करके जो आपका अभ्यारण्य का निर्माण हुआ, बार नवापारा, दोनों गांव में जिस अभ्यारण्य का विस्तार है, उसी लिए नाम पड़ेगा बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी हिस्से पर नदी बहेगी, बार नवापारा अभ्यारण्य के पश्चिमी हिस्से पर। यह है बलमदेई, क्या बोल रहा हूं बलमदेई। जबकि इधर से सोनबेरा का पठार और आगे आप लोग देखेंगे, अभी मोटा मोटा इतना पकड़े तो रहो कि इधर से नदी आ रही है जोक। कौन सी नदी, ये जोक है। तो जोक और बलमदेई दो नदी, याद रखना, इस अभ्यारण्य में बहेगा। क्लियर हो रहा है। ये महानदी है। जबकि इसी तुमगांव से आगे जाओगे तो एक रास्ता काटोगे तो लेकर जाएगा कौवाझर। कौवाझर, क्या बोल रहा हूं कौवाझर। इसी कौवाझर में एक नीचे से नदी लाना, सूखा। कौन सी नदी, सूखा महानदी की सहायक है। महानदी की सहायक नदी कौन सी, सूखा।
और सूखा की सहायक नदी है कुडार। कौन सी बोल रहा हूं? और इसी कंवाझर में कुडार नदी पर कुडार सिंचाई परियोजना, कुडार प्रोजेक्ट, कुडार इरिगेशन प्रोजेक्ट, कुडार इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पर है? तो कंवाझर। कौन सी नदी पर है? कुडार। कुडार किसकी सहायक है? सूखा। और सूखा किसकी सहायक है? महानदी। इसी कुडार सिंचाई परियोजना को शहीद वीर नारायण सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजना, शहीद वीर नारायण सिंह सिंचाई परियोजना है। शहीद वीर नारायण सिंह सिंचाई परियोजना, शहीद वीर नारायण सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट कंवाझर। कंवाझर में याद रखना बेटा कुडार नदी पर, इसीलिए इसको कुडार परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो तुमगांव से एक रास्ता कटेगा लेफ्ट जो सिरपुर लेकर जाए, और तुमगांव से एक रास्ता कटेगा राइट जो आपको लेकर जाएगा कंवाझर। कंवाझर में कुडार, और कुडार पर कुडार सिंचाई परियोजना। कैसे बाबू, कल क्यों नहीं आया तू? क्या काम करता है घर में? ये क्या होता है सर? घर को ऊपर कर रहे थे, बजरंगबली बन गया था कल तू। देखो बेटा, आप गंभीरता से लो, है ना। मैं क्या बोलूं तुमको, तुम अपने जीवन के स्वयं विश्वकर्मा हो, ठीक है। जो करोगे वो पाओगे, जो करोगे वो मिलेगा। कर्मा लौट कर आता है, ठीक है। जो आज करोगे वो मिलेगा। देख लो, जीवन में आपको कौन सी गाड़ी में घूमना है वो अभी डिसाइड कर लो, ठीक है। डिसाइड कर लो, वही तुमको मिलेगा, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम करना तो पड़ेगा बेटा। अगर आप अच्छी लग्जरी का होंडा सिटी में घूमना चाहते हैं, मान लीजिए, तो भले आज साइकिल रगड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज साइकिल में रगड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल होंडा सिटी में जरूर घूमोगे, क्योंकि आप आज इस पर ध्यान दे रहे हो। और आज दुनियादारी, सोना बाबू, दुनियादारी, फैशन, मेकअप, ये सब में फंसे ना, तो फिर किसी के घर में जाके बर्तन मांजना, और किसी के घर में जाके फिर खाना बनाना। देख लो बाबू, तुम्हारी इच्छा है। ये है बेटा, याद रखना, 12वां पारा अभ्यारण्य। इस 12वां पारा अभ्यारण्य में याद रखना 7 धारा बोल रहा हूं ना, 7 धारा वाटरफॉल, 7 धारा वाटरफॉल, सॉरी 7 देवधारा वाटरफॉल, 7 देवधारा वाटरफॉल। उधर मैं बोला हूं 7 धारा, वहां बासुर में, याद आ रहा है, इंद्रावती में 7 धारा का नाम भी याद कराया था। अपन फिर से पढ़ेंगे उसको, अपन देखेंगे वो 7 धारा, ये 7 देवधारा है। 7 देवधारा वाटरफॉल 12वां पारा अभ्यारण्य में, 12वां पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 7 देवधारा वाटरफॉल। ओके, ये है सोनबेरा का पठार, प्लेट्यू ऑफ सोनबेरा प्लेट्यू पठार। सोनबेरा के पठार से जोक नदी का उद्गम है। जोक की लंबाई है 943 किलोमीटर। आगे अपन देखेंगे नदी वाले सेक्शन में, अभी बस याद रखना सोनबेरा के पठार से जोक नदी का उद्गम है। ओके, ये जोक, उधर से महानदी आगे जाकर मिल जाएंगे, और शिवरी नारायण के पास उधर कौन सा आएगा? शिवनाथ।
बताया हो ना? ठीक, ये याद रखना, शिशुपाल पर्वत है बेटा। कौन सा पर्वत बोल रहा हूं? शिशुपाल पर्वत है। शिशुपाल पर्वत महासमुद्र के कौन सी दिशा में है बोलेगा तो पूर्व दिशा में। ऐसे क्वेश्चन बनाता है। महासमुद्र के पूर्व दिशा में कौन सा पर्वत है? शिशुपाल। शिशुपाल पर्वत है ना, याद रखना, महासमुद्र के ईस्टर्न साइड पर है। और इसी शिशुपाल पर्वत में वाटरफॉल मिलेगा घोड़ाधारा। यही सब क्वेश्चन को पूछता है बेटा। घोड़ाधारा वाटरफॉल, घोड़ाधारा जलप्रपात, याद रखना बेटा, ये शिशुपाल पर्वत में। सोनबेरा के पठार से कौन सी नदी निकल रही है? सोनबेरा का पठार, प्लेट्यू ऑफ सोनबेरा। सोनबेरा के पठार से, सोनबेरा के प्लेट्यू से जोक नदी का उद्गम है। 943 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जोक को लाएंगे बारहवां अभ्यारण्य। ओके, ये महानदी है, ये सिहावा पर्वत सिंगनी ऋषि का आश्रम धमतरी से महानदी। ये बलमदेई नदी है जो 12वां पारा में बहती है। बलमदेई नदी है नॉर्थ वेस्ट साइड, जबकि नॉर्थ ईस्ट साइड में कौन सी नदी है? तो जोक नदी। इन दोनों के बीच में कौन सा अभ्यारण्य है? 12वां पारा में कौन सा वाटरफॉल? सात देवधार। जबकि ये कौन सा पर्वत है? शिशु पर्वत। शिशु पर्वत में कौन सा आपका वाटरफॉल? घोड़ाधार, घोड़ाधार। ओके, याद रहेगा। शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी धारी डोंगरी, धारी डोंगरी, धारी डोंगरी याद रखना बेटा। शिशुपाल माउंटेन, इसकी ऊंची चोटी पीक पॉइंट धारी डोंगरी, धारी डोंगरी याद रखना बेटा, बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं ना ये। शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धारी डोंगरी। 899 मीटर ऊंचा है ये, 899 मीटर ऊंचा है बेटा, याद रखना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 899 मीटर ऊंचा है शिशुपाल पर्वत, याद रखना बेटा। शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी धारी डोंगरी 899 मीटर ऊंचा है। ओके, इसी शिशुपाल पर्वत में घोड़ाधारा वाटरफॉल, और इसी ऊंची चोटी क्या है? धारी डोंगरी। ओके, सोनबेरा का पठार उड़ीसा, उड़ीसा सोनबेरा के पठार से कौन सी नदी? जो 943 किलोमीटर इसकी लंबाई। जोग बलमदेई नदी, सॉरी, जोग और बलमदेई नदी के बीच में कौन सा वाटरफॉल है? सॉरी, कौन सा आपका अभ्यारण्य? बारह। ओके, याद रहेगा। ये ऊपर में दलदली है, क्या है बेटा? क्या है? यहां पर पकड़ना दलदली, स्पॉट का नाम क्या है? दलदली। इसी दलदली के पास में एक जल कुंड है, याद रखना बेटा। क्या बोल रहा हूं? जल कुंड, गोधारा जल कुंड, गोधारा जल कुंड। गोधारा जल कुंड कहां है? तो बेटा महासमुद्र, गोधारा जल कुंड, याद रहेगा पक्का। ठीक, क्लियर, पक्का ना? याद हो रहा है? हाँ तो बोलो। ठीक, गोधारा जल कुंड। ठीक, गोधारा जल कुंड। एक पकड़ना है धसकुंड वाटरफॉल, धसकुंड, धसकुंड वाटरफॉल महासमुद्र। घोड़ाधारा जलप्रपात, धसकुंड वाटर जलप्रपात, सात देवधारा जलप्रपात। तीन तो जलप्रपात का नाम बोलो, घोड़ाधारा, धसकुंड, सात देवधारा। ये बमनी है, क्या है? ये बमनी में श्वेत गंगा जलकुंड, श्वेत गंगा जलकुंड है। ओके, कल अपन सिरपुर पर काम कर रहे थे, कहां गया हमारा सिरपुर? क्लियर? चल यार, खड़े हो तो सिरपुर को बताना है। कौन बताएगा? हाँ, सिरपुर का समझाया हूं ना। कौन बताएगा सिरपुर को? हाँ बोलो। एक नहीं है, एक ही तो है। हाँ,
छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन राजधानी का गौरव इसको प्राप्त है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। एक कलचुरी वंश से भी जोड़ा, कलचुरी वंश के समय में शिक्षा दीक्षा का केंद्र था, है ना। मतलब छत्तीसगढ़ का काशी इसको इसलिए बोलते हैं, सॉरी, कलचुरियों का शिक्षा दीक्षा का केंद्र था बेटा, है ना। कलचुरियों का ये समझ लो कि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज यही था, ऐसा समझो, है ना। ठीक। हाँ ठीक है, बैठो बेटा, पढ़े हो ना, मतलब ठीक, जल्दी जल्दी लिखिए, है ना। पॉइंट टू पॉइंट करके लिखवा रहा हूं, कल समझा दिया हूं ना इसको, सिरपुर को। सिरपुर पॉइंट करके लिखना, छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन राजधानी का गौरव, एंशिएंट कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन राजधानी का गौरव इसको प्राप्त है। सब छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन राजधानी, एंशिएंट कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक। एंशिएंट कैपिटल मतलब छत्तीसगढ़, रतनपुर से भी पहले जो राजधानी रही वो सिरपुर रही, क्लियर। दोबारा काम करना पड़ता है, रेगुलर नहीं रहते हो, इसलिए रेगुलर नहीं रहोगे तो बार बार काम करना पड़ेगा। एक तो मैं बोला रामायण काल, लिखते जाओ। रामायण काल में, रामायण एज में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, डैश करके लिखना दक्षिण कौशल। पहले हेडिंग बना रामायण एज, फिर उसके नीचे में लिखना छत्तीसगढ़ डैश दक्षिण कौशल, और राजधानी क्या है, सिरपुर। तो सिरपुर का नाम जो था वो था, क्या था बेटा, रामायण काल में कुश स्थली, लिखो कुश स्थली। कुश स्थली। महाभारत काल, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ प्राग कौशल। प्राग कौशल, जबकि सिरपुर बभरूवाहन की राजधानी थी, याद रखना बेटा, चित्रांगदपुर। वीडियो को देखना, जिनका छूटा है कल का वीडियो भेज दिया गया है आपको, लिंक, ठीक है, ग्रुप में वीडियो भेज दिया गया है, जो कल नहीं आए थे वो लोग वीडियो देखना। बभरूवाहन कौन है, अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र है। तो बभरूवाहन ने अपनी मां के नाम पर इसको क्या रखा था बेटा, इस सिरपुर का नाम चित्रांगदपुर। सरबपुरी वंश, सरबपुरी डायनेस्टी, सरबपुरी वंश में व्यागराज के सत्ता का केंद्र था। व्यागराज अंडरलाइन, व्यागराज के सत्ता का केंद्र था। पांडु, और यही आगे चलकर सोम, तो पांडु ऑब्लिक सोम, पांडु ऑब्लिक सोम वंश। पांडु ऑब्लिक सोम वंश की राजधानी श्रीपुर। श्री मतलब लक्ष्मी, है ना, तो लक्ष्मी से श्रीपुर नाम था, है ना। कलचुरी काल में शिक्षा दीक्षा का केंद्र, इन द कलचुरी डायनेस्टी सिरपुर इज अ एजुकेशन हब ऑफ कलचुरी डायनेस्टी।
यहां गंधेश्वर महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट, गंधेश्वर महादेव का मंदिर। गंधेश्वर महादेव का मंदिर है। यहां 5 मंजिला संघाराम है। 5 मंजिला, 5 पिलर संघाराम। सब समझाऊंगा, लिख लो पहले। 5 मंजिला संघाराम है। पांच मंजिला संघाराम है। डैश करके लिखोगे बौद्ध स्तूप। संघाराम को क्या बोलते हैं? बौद्ध स्तूप। ठीक। गंधेश्वर महादेव का मंदिर, 5 मंजिला संघाराम, चांदादाई गुफा, चांदादाई कैव, चांदादाई कैव, चांदादाई गुफा, सुरंग टीला, सुरम्य टीला, चार बौद्ध विहार के नाम लिखिए। सब समझाऊंगा, लिखते ही। 4 बौद्ध विहार। पहला लिखेंगे आनंद प्रभु कुटी विहार। ये जो लिखवा रहा हूं ना, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आनंद प्रभु कुटी विहार। स्वास्तिक विहार, तिवर देव विहार, तिवर देव विहार, पद्म पानी विहार, ठीक है। ऊपर के तीनों को पूछ चुका है। अब अगले पेपर में पूछेगा पद्म पानी विहार, जो अभी तक नहीं पूछा, किताबों में नहीं मिलेगा बेटा ये, इसलिए अच्छे से लिखो ना। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण टेम्पल, लक्ष्मण मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर। ओके। बनाने वाली वाष्टा देवी, वाष्टा देवी हर्षगुप्त की पत्नी, हर्षगुप्त की मेमोरी में इस मंदिर का निर्माण करवाई। हो गया। मंदिर निर्माण को पूरा कराएगा बालार्जुन। कल समझा दिया हूं सब। ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो एक बार सिरपुर को। अब पूरा सिरपुर को पूरा मेमोराइज करना है ना, जैसे मेंस के लिए 100 शब्दों में लिखने आएगा। समझ रहे हो? 100 वर्ड्स में इतना डेटा हाईली सफिशिएंट। नहीं समझ रहे हो बेटा बात को? हाँ, तो एक एक पॉइंट पूछूंगा, बता रहा हूं ना, फिर आगे बढ़ूंगा। सिरपुर की बात करेंगे तो सिरपुर सबसे पहले पकड़ना जिला है महासमुंद। रायपुर से लगभग 75 से 80 किलोमीटर के बीच की दूरी है इसकी। फ्रॉम रायपुर टू सिरपुर
77 किलोमीटर डिस्टेंस में है, तो इन बिटवीन 75 से 80 किलोमीटर। महासमुंद जिले का प्रसिद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है बेटा सिरपुर। सिरपुर का अपना याद रखना बेटा एंशिएंट इंपोर्टेंस है, रिलीजियस इंपोर्टेंस है और याद रखना बेटा आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस है। पुरातात्विक महत्व है, धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, रिलीजियस इंपोर्टेंस और आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम इतिहास की बात करेंगे। तो सिरपुर का संबंध छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन राजधानी के रूप में देखा जाता है। सिरपुर को छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। जब राजधानी रायपुर नहीं बनी थी, जब राजधानी रतनपुर नहीं बनी थी, तो रतनपुर और रायपुर से भी पहले की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी सिरपुर रही है। तो प्राचीन समय में सिरपुर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा आप लोग सोच लीजिए। सिरपुर रामायण काल में अगर बात करें तो रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इन द रामायण एज, रामायण एज में, इन द रामायण एज द छत्तीसगढ़ इज नोन एज द दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमन। भानुमन की पुत्री बताया गया कौशल्या को। कौशल्या, माता कौशल्या भानुमन की पुत्री है। इनका विवाह हुआ नॉर्थ कौशल, उत्तर कौशल के राजा दशरथ से। राजा दशरथ का विवाह कौशल्या से हुआ, पुत्र हुए राम। इसीलिए राम भगवान का मामा घर है छत्तीसगढ़, दक्षिण कौशल। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में भांजा और भांजी के पैर को पूजा जाता है, क्योंकि भांजा में राम भगवान का एग्जिस्टेंस देखते हैं मामा लोग। अब तो कंस और शकुनी बन गए, पहले की बात करो। अभी वाले मामा आपके घर से छीन के ले जाएंगे। समझ रहे बात, तो सच्चाई है। तो राजा भानुमन की पुत्री कौशल्या, इसका विवाह राजा दशरथ से हुआ, पुत्र हुए राम। और राम का विवाह सीता से हुआ, इनसे पुत्र हुए लव और कुश। जब हिस्सा बंटवारा हुआ तो लव बोला कि मैं उत्तर कौशल लूंगा, तो कुश बोला कि ठीक है भाई, मेरे को दक्षिण कौशल दे दो। और इस प्रकार से कुश को हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र दक्षिण कौशल प्राप्त हुआ और इसीलिए कुश के नाम पर सिरपुर का प्राचीन नाम रखा गया था कुश स्थली। याद रखो बेटा, कुश की राजधानी थी रामायण काल। लव कुश का जन्म तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम बताया, बलौदा बाजार में बताया ना। तो याद रखना बेटा, कुश की यह स्थली थी, इसलिए रामायण काल में सिरपुर को कुश स्थली के नाम से जाना जाता है। जब महाभारत काल आया तो महाभारत काल में 5 पांडव और कौरवों की लड़ाई है। 100 कौरव हुए, 5 पांडव हुए। 5 पांडव में एक था सहदेव। पूरे छत्तीसगढ़ में सहदेव का शासन था। पर 5 भाई में से एक भाई है आपका अर्जुन। अर्जुन की पत्नी का नाम था चित्रांगदा। चित्रांगदा और अर्जुन से पुत्र हुआ बभ्रुवाहन। अभिमन्यु ने बोला ना, अभिमन्यु अलग है, बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन ने अपनी माता के नाम पर सिरपुर का नाम रखा था चित्रांगदपुर। इसीलिए याद रखना बेटा, महाभारत काल में यह जगह चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। अब इसके बाद इतिहास में जो अगला क्रम आएगा वो सरबपुरी डायनेस्टी का है। सरबपुरी डायनेस्टी में जो सरबपुरी जो थे वो अपना राजधानी बनाए थे सरबपुर अर्थात सारंगगढ़। तो सरबपुर में बैठकर ये शासन कर रहे थे। इसी शासक में एक शासक आएगा प्रसन्नमात्र, जो नीला नदी के तट पर, वर्तमान नाम लीलागढ़ नदी के तट पर एक शहर की स्थापना करेगा जिसको मल्हार के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? मल्हार। तो सरबपुरी एक राजधानी, दूसरा राजधानी मल्हार। मल्हार मतलब प्रसन्नपुर। प्राचीन नाम क्या है? प्रसन्नपुर। प्रसन्न मात्र के द्वारा बसाया गया शहर है प्रसन्नपुर। आगे फिर से बताऊंगा इतिहास में, फिर बताऊंगा बिलासपुर में। अभी मोटा मोटा सुने तो रहो। और इस समय सिरपुर राजधानी का केंद्र था। तो जब सरबपुर की गद्दी में जयराज के 3 पुत्र होंगे। एक का नाम है सुदेवराज, दूसरे का नाम है प्रबलराज और तीसरे का नाम है व्यागराज। क्लियर? जब सुदेवराज सरबपुरी गद्दी पर बैठेगा तो मल्हार और सिरपुर खाली है। सारंगगढ़ में बैठ गया कौन? सुदेवराज।
तो इस प्रकार से याद रखना, सुदेवराज जब गद्दी पर बैठेगा, जब गद्दी का हस्तांतरण सुदेवराज को होगा, तब प्रवरराज को पचेगा नहीं, हाजमोला खाएगा बेचारा, क्योंकि पाचन तंत्र खराब हो जाए, क्योंकि गद्दी पर कौन बैठ गया? सुदेवराज, उसी का भाई प्रवरराज। ये अपने आप को स्वघोषित राजा कर देगा, स्वयं से राजा घोषित कर देगा और मल्हार की गद्दी पर बैठ जाएगा और अपने भाई को अपने साथ शामिल करेगा, क्योंकि अब मेरे को और पावरफुल बना। तो व्यागराज को बोलेगा, बेटा तू मेरा भाई है, तू मेरी जान है, और तू जा, कहा जा? सिरपुर। सिरपुर का मंडलापति नियुक्त कर देगा। ओके, व्यागराज। इसीलिए व्यागराज के सत्ता केंद्र क्या था? सरपुर, सॉरी सिरपुर। इसी सिरपुर में व्यागराज जैसे ही बैठेगा, उसको आकर इंद्रबल मार देगा और इंद्रबल मारेगा और पांडु वंश की नींव रखेगा। इसके बाद सरबपुरी डायनेस्टी को रिप्लेस करेंगे कौन? पांडु। पांडु का धर्म है शैव, भगवान शिव के उपासक। पर इसमें एक शासक आएगा जो पूरे धर्म का परिवर्तन कर देगा। याद रखना बेटा, धर्म का पूरा चेंज, पूरा डायनेस्टी का धर्म परिवर्तन करेगा। अपना तो किया, इसीलिए अपने नाम से पहले महाशिव शब्द को जोड़ता है। बचपन से अर्जुन जैसा धनुधारी, इसीलिए बाला अर्जुन। क्या नाम? बाला अर्जुन। महाशिव गुप्त बाला अर्जुन जब गद्दी पर बैठेगा तो पांडु को सोम में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए पांडु वंशी ही क्या कहलाते हैं? सोम। और इनके वंश का पतन हो जाएगा। जब पांडु वंश की गद्दी में हर्षगुप्त बैठेगा तो हर्षगुप्त की पत्नी का नाम वाष्टा देवी, और इन्हीं का पुत्र कौन है? महाशिवगुप्त बाला। तो जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाएगी तो प्रेम का प्रतीक याद रखना बेटा, प्रेम का प्रतीक है वाष्टा देवी ने अपने पति की मेमोरी पर, याद रखना, उसकी स्मृति पर 7th सेंचुरी में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करेंगे। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करेंगे क्योंकि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, और यहां पर जो मूर्ति है सिरपुर में, जो मूर्ति है वो शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विराजमान है, इसीलिए शेषनाग से लक्ष्मण नाम पड़ेगा और मंदिर का नाम क्या है? लक्ष्मण मंदिर। यह मंदिर लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है। याद रखना, छत्तीसगढ़ में प्राचीन मंदिर का गौरव इनको प्राप्त है। प्राचीन मंदिर में से जैसे एक राजीव लोचन मंदिर, और फिर इसका याद रखना सिरपुर मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। वाष्टा देवी के द्वारा फाउंडेशन तैयार किया गया, जबकि मंदिर का निर्माण कंप्लीट करने का कार्य बाला है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, शेषनाग की सैया पर विराजमान है, इसीलिए मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर है। याद रखना बेटा, लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है इसको। लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है, लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है बेटा। केंद्र संरक्षित स्मारक, सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में शामिल है। 47 केंद्र संरक्षित स्मारक है छत्तीसगढ़ में। टोटल 47 सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, उनमें से एक है लक्ष्मण मंदिर। इसी 7th सेंचुरी में गंधेश्वर, 7 to 8 सेंचुरी में गंधेश्वर महादेव का मंदिर, प्राचीन मंदिर गंधेश्वर महादेव, 2 मंदिर बताया। अब बौद्ध धर्म का संबंध सिरपुर से है, क्योंकि अशोक भी आएगा सिरपुर, जुड़ेगा सिरपुर में, और जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब देखेंगे कि बौद्ध धर्म भी छत्तीसगढ़ में फैला था। भगवान बुद्ध 3 बार छत्तीसगढ़ आए हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी बौद्ध धर्म का एग्जिस्टेंस मिलता है, और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है सिरपुर। तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो जगह जगह जाकर भिक्षा मांगते हैं, तो बौद्ध भिक्षुओं का रिसोर्ट, उनका आश्रम या उनका रेस्टोरेंट या उनका रेस्ट हाउस, इसको बिहार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बिहार। तो 4 तो बिहार के नाम याद रखना, जिसमें से ऊपर के 2 राज्य संरक्षित स्मारक में शामिल है, स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में शामिल है। आनंद प्रभु कुटी बिहार, स्वास्तिक बिहार, 2 हो गया। तिवर देव बिहार, पद्म पानी बिहार, 4 बिहार हो गया। 5 मंजिला, 1 2 3 4 5 मंजिला संघाराम। संघाराम क्या होता है? तो बौद्ध का स्तूप, जहां भगवान बुद्ध के अवशेष अगर मिलते हैं तो उसको स्तूप जैसा बना देते हैं, उसी को बौद्ध स्तूप, उसी को क्या बोलते हैं? संघाराम। 5 मंजिला संघाराम कहां है? सिरपुर। ओके। चांदानाई गुफा, सुरम में टीला, चांदानाई गुफा, सुरम में टीला, 5 मंजिला संघाराम, 5 मंजिला संघाराम, 5 मंजिला। आनंद प्रभु बिहार, स्वास्तिक बिहार, तिवर देव बिहार। ओके।
पद्म पाणी बिहार, ओके, गंधेश्वर महादेव, लक्ष्मण मंदिर, ओके। यहां पर खुदाई होगा 1954, पुरातात्विक स्थल है बोला ना, यहां पर खोज होगा। जीडी वेलगर और याद रखना बेटा एमडी दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, इसका नाम को नहीं बोला, एमडी दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। जब यहां खुदाई किए तो उस खुदाई से याद रखना बेटा बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जिसमें प्रसन्न मात्र के सिक्के हमको यहां से प्राप्त हुए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सरबपुरी राजवंश का संबंध सिरपुर से था। प्रसन्न मास के सिक्के हमको कहां से मिले हैं? सिरपुर, ओके। याद हो गया सिरपुर, पक्का, भूलोगे तो नहीं। सिरपुर बहुत इंपॉर्टेंस है। खल्लारी, अगला क्या है? खल्लारी। चलिए लिखिए फटाफट। खल्लारी में खल्लारी का प्राचीन नाम खल्ल वाटिका, एंशियंट नेम ऑफ खल्लारी खल्ल वाटिका, खल्ल वाटिका। खल्लारी का प्राचीन नाम खल्ल वाटिका। नोट कर करके लिखना, खल्ल वाटिका। हम लोग कलचुरी वंश पढ़ेंगे। कलचुरी वंश की दो शाखा है, एक रतनपुर शाखा, एक रायपुर शाखा। रायपुर शाखा, कलचुरियों की रायपुर शाखा की पहली राजधानी, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ रायपुर कलचुरी डायनेस्टी। समझे यार? क्या समझे? रतनपुर में बैठकर शासन किए उन लोग 1000 से। जैसी 1400 आएंगे तो खल्लारी में एक शासक आएगा, वो बैठकर चुपचाप खल्लारी में कमाएगा खाएगा। उसका बेटा आएगा तब देखेगा कि मेरे पापा को एक ठो गढ़ दे दिए हैं 36 ठो गढ़ में से। कौन सा? खल्लारी। तो बोलेगा क्या पापा आप एक ठो गढ़ ले लिए, चुपचाप बैठ गए। तो उसका पापा बोलेगा कि दे ना बेटा, कोई बात नहीं, जिंदगी तो जीना है, एक ठो में जी लेंगे। बोलेगा पापा आप जी सकते हो, मैं नहीं। और अपने दम पर याद रखना बेटा, जाएगा और रतनपुर के कलचुरियों से लड़ेगा और छत्तीसगढ़ को याद रखना 18 को गढ़ में बांट देगा। मेरा हिस्सा है, मैं लेकर रहूंगा। क्लियर? उस सब मैं कलचुरियों में पढ़ाऊंगा। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि खल्लारी से जो शिलालेख मिला है, खल्लारी का जो इंक्रिप्शन है, ये 36 ठो गढ़ की जानकारी हमको देता है। तो छत्तीसगढ़ में 36 ठो गढ़ थे, ये बताने वाला मैं नहीं हूं, खल्लारी का शिलालेख। लिखो, खल्लारी शिलालेख के अनुसार, खल्लारी इंक्रिप्शन के अनुसार खल्लारी इंक्रिप्शन के अकॉर्डिंग टू द खल्लारी इंक्रिप्शन हमको 36 ठो गढ़ की जानकारी मिलती है। ठीक है, लिखेंगे खल्लारी में खल्लारी माता का मंदिर है, खल्लारी माता टेम्पल। खल्लारी महाभारत कालीन स्थल है, महाभारत एज से रिलेटेड प्लेस है। खल्लारी विच इज रिलेटेड टू महाभारत एज, महाभारत कालीन स्थल है। इसका एक्चुअल नाम है भीम खोज खल्लारी, भीम के द्वारा खोजा गया जगह, भीम खोज खल्लारी। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से,
लिखना नहीं, अभी पूरा फोकस बोर्ड में ना। मैं बोल रहा हूं खल्लारी। खल्लारी को इतिहास से जोड़ दिए, हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री में कलचुरी डायनेस्टी से जोड़ रहा हूं। कलचुरी वंश, कलचुरी वंश की दो राजधानी, एक तो रतनपुर शाखा, रतनपुर ब्रांच, दो शाखा में रतनपुर शाखा, और एक तो रायपुर शाखा, रायपुर शाखा याद रखना, रायपुर ब्रांच, जिसको लहुरी शाखा भी कहते हैं। डिटेल से अपन लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटा सुने तो रहना है। तो रतनपुर में वही कलिंग राज, कमल राज, समझ में आ रहा है, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, फिर जाजालीदेव प्रथम, ये सब शासकों को पढ़ेंगे। रायपुर शाखा, और मैं बताया था ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर, याद आ रहा है ना, राय से रायपुर। तो इसी ब्रह्मदेव राय, जब इन लोग आए होंगे रतनपुर से, तो थोड़ा सा ग्राफिकल रूप में समझने की कोशिश करना है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का ये रतनपुर, तो रतनपुर, और ये जबकि आपका त्रिपुरी, कलचुरी कहां के थे पहले, त्रिपुरी के थे, मध्य प्रदेश त्रिपुरी, याद आ रहा है, जबलपुर। तो यहां से पहले रतनपुर आए, रतनपुर से भी पहले पाली आए, पाली मतलब तुम्हार, वो सब कहानी अपन हिस्ट्री में देखेंगे। रतनपुर से फिर एक शासक को भेज दिए होंगे खल्लारी, कहां भेज दिए होंगे, खल्लारी। तो रायपुर शाखा की पहली राजधानी खल्लारी बनाएंगे लोग। फिर बाद में आएगा ब्रह्मदेव राय, और इसी के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना होगी, और रायपुर शाखा की दूसरी राजधानी बनेगी रायपुर। पहली राजधानी क्या है, खल्लारी। क्या चीजें समझ में आ रही है? तो इसी खल्लारी में शिलालेख मिलेगा, शिलालेख मतलब इंक्रिप्शन, पत्थर पे लिखा गया लेख, शिलालेख। तो खल्लारी के शिलालेख जो कि किसका है, ब्रह्मदेव राय का है, वो 36 तो गढ़ की जानकारी देता है। छत्तीसगढ़ की जानकारी हमको कौन सी शिलालेख से मिलती है, तो खल्लारी शिलालेख। 36 तो गढ़ थे, ये बताने वाला खल्लारी शिलालेख है। आई कम वंस अगेन, खल्लारी, खल्लारी याद रखना बेटा, रतनपुर शाखा, कलचुरियों की रतनपुर शाखा से जुड़ता है, कलचुरियों के रतनपुर सॉरी रायपुर शाखा से जुड़ता है, और कलचुरियों के रायपुर शाखा की पहली राजधानी क्या थी, खल्लारी। खल्लारी में ब्रह्मदेव राय का शिलालेख मिला। इसी ब्रह्मदेव राय का शिलालेख जो छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ की जानकारी देता है। ओके, इसी ब्रह्मदेव राय का एक सेनापति था देवपाल मोची, देवपाल मोची, जो कि शूद्र था, शूद्र मतलब निम्न जाति का, और ये अपने समय में बहुत अपमान सहा था। वर्ण व्यवस्था देखो, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र। तो देवपाल मोची को मंदिरों में प्रवेश था नहीं, इसीलिए याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन बार बार फेमस क्वेश्चन है, और ये याद रखना बेटा, ये कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। कलचुरी काल में अनटचेबिलिटी की भावना से दूर करने वाला देवपाल मोची है। देवपाल मोची जो कि ब्रह्मदेव राय का सेनापति था, ब्रह्मदेव राय का सेनापति देवपाल मोची, याद रखना बेटा, इसी खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण कराएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर, खल्लारी का नारायण मंदिर बनवाने वाला कौन है, देवपाल मोची। क्लियर हो रहा है? खल्लारी ये रतनपुर के कलचुरियों की पहली राजधानी। खल्लारी से हमको शिलालेख मिला है जो कि ब्रह्मदेव राय का है। ब्रह्मदेव राय के खल्लारी शिलालेख, खल्लारी इंक्रिप्शन के अनुसार हमको 36 तो गढ़ की जानकारी मिली। इसी ब्रह्मदेव राय का एक सेनापति था देवपाल मोची। इस ब्रह्मदेव राय के समय में देवपाल मोची के द्वारा, जो कि एक शूद्र जाति का था, इसके द्वारा नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया। ओके डियर, याद रहेगा खल्लारी। खल्लारी को अब मैं जोड़ रहा हूं महाभारत काल से, महाभारत काल से।
महाभारत काल से जोड़ूंगा तो खल्लारी को बता रहा हूं, खल्लारी का प्राचीन नाम खल वाटिका, खल वाटिका, खल वाटिका। इसी को भीम खोज खल्लारी के नाम से भी जानते, क्योंकि इसको खोजने वाला कौन है? भीम, भीम खोज खल्लारी, भीम खोज खल्लारी है, महाभारत काल से जुड़ रहा है। महाभारत में कौरवों के द्वारा पांडव को मारने की साजिश रची गई, पांडव को मारने की साजिश रची गई है ना। एक डिप्लोमेसी कूटनीति रचा गया कि पांडव को एक महल में भेजेंगे और उसको बाहर से आग लगा देंगे। तो महल का निर्माण कराया गया, लाख का महल, लाख का महल बनाया गया। और इसी को क्या कहते हैं? लाक्षागृह। तो छत्तीसगढ़ में लाक्षागृह कहां था बेटा? खल्लारी। और कौरवों के द्वारा पांडव को मारने की साजिश रची गई थी, कहा? तो लाक्षागृह। एक तो चूहा देख लेता है, स्टोरी देखना भाई। पांडव को मारने का षड्यंत्र रखते हैं शकुनी के साथ, कौन? कौरव। कि एक महल बनाते हैं लकड़ी का, लकड़ी में लाख की थोड़ी बनती है, देखे हो ना। अब मैं पहन थोड़ी रहा हूं तुमको दिखा, तुम्हारा कोई सेटिंग होगा देखना, पूछना। हाँ, लाख तो पहने हो? नहीं तो पहने हो, प्लास्टिक वाला पहनते हैं जी हम। लाख का चूड़ी देखिए। हाँ हाँ, नहीं ये दुखड़ा, हाँ नहीं, हाँ सुनिए, जीवन बेकार थे, ठीक। देखिए, हाँ देख, इसका जीवन अच्छा है। डर में बोल दे रहे ना, देखिए बोल पहनते ना। लाख का चूड़ी, तो लाख मतलब लकड़ी, ऐसे करके तोड़ोगे तो टूट जाएगा। तो लकड़ी का महल बना, उसी को क्या बोलते हैं? लाख का महल। और लाख मतलब लाक्षागृह, एक घर, एक हाउस बनाया गया लाक्षागृह। यहां कौरवों के द्वारा पांडव को मारने का साजिश रचा गया था। पांडव को भेजेंगे और भेजेंगे महल में कैद कर देंगे या बाहर से जला देंगे, जलकर मर जाएंगे। तो इसी को देख लेता है कि मुसवा, कौन? चूहा, मुसवा ही तो बोलेंगे ना। छत्तीस, देखना अपने दोस्त को याद कर ले रहे, मुसवा बोल। हाँ, बगल वाला तो है। ठीक, सुबह सुबह किसका चेहरा याद है? तो लाक्षागृह, तो चूहा देख लेगा, फिर जाकर वो फिर बता देता है। तो ये लोग अलग गुप्त है ना, सुरंग से निकल जाते हैं। याद करना स्टोरी, अगर देखी होगा तो, नहीं देखा तो और अच्छी बात है, तुम लोग अनुपमा देखो, है ना। ठीक, लाक्षागृह, लाख का महल कहां था बेटा? खलवाड़ी, इसलिए महाभारत काल से जुड़ेगा। इसी जगह को खोजने वाला भीम है, इसीलिए यहां भीम का पांव, किसका चिन्हान मिलेगा? भीम का पांव। भीम का चूल्हा, भीम का चूल्हा, बड़ा चूल्हा, बड़ा पांव कहां है? तो बेटा खल्लारी। महाभारत कालीन स्थल है खल वाटिका, इसका प्राचीन नाम है। भीम को खल्लारी के नाम से जानते थे। यहीं पर कौरवों के द्वारा पांडव को मारने की साजिश रची गई थी। लाक्षागृह है, लाक्षागृह का एविडेंस है। यहीं पास याद रखना, खल्लारी माता का मंदिर है बेटा, खल्लारी माता टेम्पल है, खल्लारी माता मंदिर है। ठीक है, 2 बार मेला लगाना, चैत्र नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि। ओके, याद रहेगा डियर। यहीं पास 5 पांडव के भी छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। ठीक है, ठीक, समझ में आया? तो ये है हमारा क्या बेटा? आपका खल्लारी। वनवास के दौरान अधिकांश समय पांडव यहां बिताए हैं, इसीलिए भीम का चूल्हा, भीम का पांव, खल्लारी माता का मंदिर, ये सब आपको दिखेगा। ओके डियर। सिरपुर, सिरपुर के बाद खल्लारी, खल्लारी के बाद याद रखना बेटा बाघ बहरा। ये एक्चुअल में बाघ बहरा ये स्पॉट है घुचापाली। क्या है? तो घुचापाली, ये पूरा घुचापाली ना, ये घुचापाली, घुचापाली अर्थात बाघ बहरा, बाघ बहरा घुचा। यहां मेरा एक दोस्त रहता है, बहुत बुलाया पर मैं जा ही नहीं पाया। जब मैं रायपुर में जॉब कर रहा था तब की कहानी है कि एक महासमुंद का एक फ्रेंड बना था और वो भयंकर बुलाया, मैं गया ही नहीं, शायद किस्मत में नहीं था। यहां चंडी माता का मंदिर है बेटा, जहां भालू खुद आते हैं। भालू बोल समझ गए ना? हाँ, देखिए ना, भालू, भालू खुद आते हैं प्रसाद खाने के। और ऐसा मान्यता है कि जो माता का मोती है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जमीन से निकला हुआ है। चंडी माता मतलब माता दुर्गा का प्रतिरूप। ओके, तो चंडी माता मंदिर है कहां? तो बाघ बहरा, घुचापाली। ओके, खल्लारी, खल्लारी, फिर उसके बाद वाला घुचापाली, घुचापाली मतलब बाघ बहरा, और बाघ बहरा में चंडी माता का मंदिर है।
ओके डियर, चंडी माता का मंदिर है, भालू प्रसाद खाने स्वयं आते हैं यहाँ, समझ में आया? भालू को हाथ से आप प्रसाद खिलाओगे, जाना घूम के आना, मतलब पालतू भालू है समझो, है ना? भालू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने, तो भालू देख लिया तो भाग जाना बेटा, भाग जाना, भालू को भी ना वो थूक देता है, जैसे बच्चे लोग से लड़ोगे तो नहीं सकते हैं, तो लास्ट में उनको ब्रह्मास्त्र निकलता है छिटकता हुआ। इसीलिए मैं बच्चे लोगों को ना दूर से ही ना ये नाटक नहीं करना, चल चल जा, प्यार दुलार उतना ही करो जितना सूट करे। अब कई लोग यहाँ बैठाए रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पीला और गीला दोनों हो जाता है, नहीं बैठाए रहते हैं, देखना ना भयंकर प्यार, बाप रे, वो आ रहा मोबाइल को ले रहा है ना बच्चा, बोल रहा है, और फिर ले रहा है, और उसकी मम्मी को मार भी दे रहा है, दे मोबाइल दे बोल के, और उसकी मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, और उसके पापा तो और फुग्गा फुला रहा है तो उसको पोत दे रहे हैं हाथ से, और उसी हाथ में फिर खाना भी खा दे रहे हैं, देख तो खुश हो जा रहे लोग, भविष्य दिख रहा है बोल। बच्चे लोगों को ना बचपन से ट्रेन करना चाहिए बेटा। हालांकि बच्चे लोग के संदर्भ में ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलोगे सर आपके तो बच्चे नहीं है इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, तुम लोग क्या हो तो फिर, हाँ? मेरे तो 1000 से ज्यादा बच्चे निकल गए ना, कम से कम अभी तक 10,000 बच्चों लोग को पढ़ा दिया हूँ मैं, कब से पढ़ा रहा हूँ सोचो, 2013 में तो मैं इंजीनियरिंग किया, उससे पहले से पढ़ा रहा हूँ, होम ट्यूशन, घर ट्यूशन, इतने कितने बच्चे, समझ गए? तो बात को समझो बेटा, मेरा स्क्रिप्ट को पकड़ लेना। आपने यहाँ जो बाल बच्चे हो गए आपके यहाँ, उनको बचपन से अनुशासन संस्कार सिखाना, जा रहे थाली को रख के आ, जा रहे अपना कपड़ा को धोना, जा कपड़ा को सुखा के आ, समझ? जी स्कूल जा रहा है, जा अपना ड्रेस को साफ सुथरा रख, जूता को ठीक रख, और जैसा ट्रेन करोगे उसका भविष्य वैसा, वो डिपेंडेंट बनेगा, नहीं तो पूरा तुम्हारे ऊपर लगा जाएगा, मम्मी पापा, फिर बोलते रहना। सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है ना तुमको। अब गर्ल्स हुई है तो गर्ल्स को टाइकोंडो, कराटे ये सब सिखाया करो, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिया करो, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, कल डेट में अपना स्वयं सुरक्षा कर तो पाएगी? कहीं पर कोई आया तो एक मुक्का मारी पार सीधा। बाग बहरा में, घुचापाली बाग बहरा में चंडी माता का मंदिर, चैत्र नवरात्रि शारदीय नवरात्रि दोनों समय में मेला लगेगा। मैं 2 बार मेला लगाया, खल्लारी माता का मंदिर याद आ रहा है ना, खल्लवाटिका खल्लारी माता का मंदिर, और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सॉरी आपका बाग बहरा, बाग बहरा में क्या है तो आपका चंडी माता का मंदिर, ओके। सुअरमार 36 तो गढ़ में से एक गढ़ है, जोग नदी के तट पर है सुअरमार, नीचे से जोग नदी जा रही है, वहीं पर से सुअरमार, थोड़ा और नीचे से ले लेना, है ना, ठीक है। जोग नदी के तट पर है सुअरमार। सुअरमार एक्चुअल में प्राचीन काल में इस जगह में जाकर शिकार करते थे लोग, इसीलिए नाम पड़ गया क्या, सुअरमार। क्लियर है? तो सुअरमार याद रखना बेटा, 36 तो गढ़ में से एक गढ़ था सुअरमार, जैसे खल्लारी एक गढ़ था वैसे सुअरमार एक गढ़, 36 तो गढ़ के नाम याद करवाऊंगा मैं, ठीक है, जब करवाऊंगा तब देखेंगे, याद रहेगा बाबू। देवपाल मोची के द्वारा 15वीं सेंचुरी में नारायण मंदिर का निर्माण कहां कराया गया था, खल्लारी, याद रहेगा बेटा। क्लियर? बमनी नीचे बताया हूं, बमनेश्वर महादेव का मंदिर, यहीं पर श्वेत गंगा कुंड है, श्वेत गंगा जल कुंड, याद रखना बेटा। महासमुंद के पूर्व दिशा में शिशुपाल पर्वत है, महासमुंद के ईस्टर्न साइड में शिशुपाल पर्वत है, इस शिशुपाल पर्वत में याद रखना बेटा घोड़ाधारा जलप्रपात है, और इसी शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी है धारी डोंगरी। क्या है? धारी डोंगरी। धारी डोंगरी का हाइट कितना है? 899 मीटर, 899 मीटर। ओके डियर, ये बमनी को याद रखना, भूलना नहीं है, बमनी को भूलना नहीं है, क्योंकि आगे पंचकोश की यात्रा पढ़ाऊंगा, अब पंचकोश की यात्रा पढ़ाऊंगा तब बमनी काम आएगा। ओके डियर, याद रहेगा पक्का? हाँ तो बोलो, ठीक। बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया है, घुड़ारी में पत्थरों की कटाई होती है, बताया हूं। बमनी में बमनेश्वर महादेव का मंदिर, श्वेत गंगा जलकुंड, दलदली, दलदली में गोधारा जलकुंड, दलदली में गोधारा जल, कंवझर, कंवझर कुडार नदी पर कुडार सिंचाई परियोजना, कुडार सिंचाई परियोजना, कुडार सिंचाई परियोजना, इसी को शहीद वीर नारायण सिंह सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता। छत्तीसगढ़ में पत्थरों की कटाई 2 जगह, एक तो गरियाबंद का वासिम और महासमुंद का घोड़ारी। ओके, बार नवापारा अभ्यारण्य,
बार नवापारा अभ्यारण्य में, इसको लिख लो तो फटाफट, बार नवापारा अभ्यारण्य हेडिंग डालेंगे, इसको नोट करके लिखो। इसको पहले बलौदा बाजार में कंसीडर करते थे, पहले बलौदा बाजार में कंसीडर किया जाता। ठीक है, 2 बार पहले एग्जाम में बलौदा बाजार लिया है, अब उसके बाद जितने बार ले रहा है सब महासमुंद ले रहा है। ओके, तो जिला लिखेंगे बलौदा बाजार, ठीक, और महासमुंद, दोनों में विस्तार है। पर एग्जाम में पूछेगा तो प्रायोरिटी किसको दोगे? महासमुंद। ओके, लिखो बार और नवापारा, बार एंड नवापारा 2 गांव हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बार नवापारा 2 गांव के अंतर्गत आता है ना। एक्सपांशन ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2 विलेजेस बार एंड नवापारा, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा बार नवापारा अभ्यारण्य। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ईयर पकड़ोगे 1976, 1976, 1976 में इसका गठन है। 244.66 मतलब 245 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, पूरा डेटा एग्जैक्ट लिखोगे 244.66 और अप्रॉक्स लिखोगे 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नॉर्थ वेस्ट साइड में बलमदेई नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बलमदेई नदी बार बार पूछता है एग्जाम में, बलमदेई नदी कौन से अभ्यारण्य के बीच से गुजरती है? तो बार नवापारा। जबकि इसके नॉर्थ ईस्ट में जोक नदी, उत्तर पूर्वी हिस्से पर जोक नदी। यहां पर शाकाहारी पशु ज्यादा मिलेंगे, नहीं अभ्यारण्य में भाई शाकाहारी पशु के लिए प्रसिद्ध है, शाकाहारी पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सांप के लिए प्रसिद्ध है, सांप, स्नैक। ठीक है, यहां अनेक प्रकार की पक्षियां मिलती है, 150 से ऊपर की प्रजाति है, 150 प्लस पक्षियों की प्रजाति यहां प्राप्त हो। कुछ के नाम लिखिए, गोल्डन एरियर पक्षी का नाम है, गोल्डन एरियर। ये सब किताबों में नहीं मिलेगा ना, जो जो लिखवा रहा उसको लिख लिया करो, बाकी नोट से अपडेट किया करो। गोल्डन एरियर, डेंगो, डेंगो डेंगो डेंगू नहीं बोल रहा हूं, डेंगो, रॉबिन पाई, हुदहुद, हुदहुद, बुलबुल, बुलबुल, कठफोड़वा, दूधराज। ओके, पिथौरा में लिखो, पिथौरा में करिया धुरवा मेला लगता है, करिया धुरवा मेला, करिया धुरवा मेला। करिया धुरवा मेला लगता है, ठीक है। बंद करिए कॉपी।
देखो बेटा, बलौदा बाजार, महासमुंद, 2 जिला खत्म हो गया। किसी को दिक्कत है पूछे। पुराना जो भी पढ़े महासमुंद में, सॉरी बलौदा बाजार में कोई भी, और गरियाबंद में कोई भी, सॉरी महासमुंद और बलौदा बाजार में कोई भी डाउट आ रहा है अभी तक, किसी को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो पूछिए। किसी प्रकार की समस्या बोलिए बेटा, बात करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, है ना। इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी। हाँ हाँ, बंद कर तो भाई पंखा को। सोना खान एक जमींदारी क्षेत्र था, लैंडलॉर्ड एरिया। लैंडलॉर्ड एरिया जैसे मान लीजिए आप किसान रहते या भूमि के मालिक रहते, जमीन के मालिक को जमींदार। तो सोना खान प्राचीन समय में, कलचुरियों के समय में जमींदारी एरिया था। और इस समय सोना खान में बिजवार जनजाति के एक पर्सनालिटी थे, बिसैया ठाकुर। बिसैया ठाकुर ये कलचुरियों के समय, बिजवार जनजाति का काम ही है ना सेना का काम कर, तो सैनिक के रूप में कलचुरियों के यहां ये काम करते। क्लियर। और यही ब्रह्मदेव राय, यही ब्रह्मदेव राय ही है। ब्रह्मदेव राय के समय में बिसैया ठाकुर सैनिक के रूप में काम कर रहे थे। तो बिसैया ठाकुर से खुश होकर ब्रह्मदेव राय ना बोलेगा मांग जो मांगता है, तो बोलेगा क्या मांगू, जमीन का मालिक है, जमीन का ही काम करता हूं, मेरे जमींदारी क्षेत्र को टैक्स फ्री कर दे। तो ठीक है बोल दिया। बोला तो बोला, पर बकायदा उसको पट्टा जारी करके लिख के दे दिया। ब्रह्मदेव राय के समय में कलचुरियों के द्वारा बिसैया ठाकुर, बिंजवार जनजाति का पर्सनालिटी बिसैया ठाकुर, सोना खान का जमींदार बिसैया ठाकुर, इसको एक पट्टा जारी करके दे दिया कि अब सोना खान की जमींदारी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब वो चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। 12 गांव से लेकर 250 गांव की जमींदारी सोना खान को मिल जाती है। 250 गांव, 12 गांव से 250 गांव। बिसैया ठाकुर के बाद राम राय के बाद वीर नारायण सिंह, और वीर नारायण सिंह के बाद गोविंद सिंह, ये पूरा क्रम चलेगा। तो जो कलचुरी थे तब भी कोई इस पट्टे से छेड़खानी नहीं किया। कलचुरी के बाद मराठा आएंगे, उन लोग भी छेड़खानी नहीं किए। बाद में आएंगे अंग्रेज। अब अंग्रेजों को दिखेगा कि सब जगह से तो टैक्स आ रहा है, पर ये सोना खान से टैक्स क्यों नहीं आ रहा है। तो सोना खान की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें। तो सोना खान की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे कि हमारे से पहले मराठा और मराठा से पहले कलचुरी, इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई ना सोना खान से टैक्स वसूल के लाने की, तो हम लोग कैसे करें। और सोना खान एक रॉबिन हुड एरिया था, और वीर नारायण सिंह के समय में तो इतना खतरनाक था कि कोई सोना खान घुसने का हिम्मत नहीं करता था। घुसने का, आप सोचो ना, तुम किसी के पारा मोहल्ला में जाओगे नहीं, वहां कोई दादा या डॉन रहेगा, डर के मारे नहीं जाओ। ए भाई मार देंगे तो खराब एरिया, बोलते हैं ना, कई जगह नहीं जाते हैं। ऐसा रॉबिन हुड पर्सनालिटी सोना खान का। तो सोना खान के जमींदार जब वीर नारायण सिंह बनेंगे, इसी समय अंग्रेजों का कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नेतृत्व शुरू होगा। अब अंग्रेज कैसे भी करके सोना खान को टारगेट करना चाह रहे थे, और सोना खान के ऊपर कोई झूठा केस भी लगाकर सोना खान को पकड़कर वीर नारायण सिंह को मारकर, अब सोना खान जैसे आज समझो पीओके है, पीओके को हम लोग किसी भी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा। तो उसी समय में, अंग्रेजों के समय में, जब चार्ल्स इलियट, कैप्टन स्मिथ और ये एगन्यू, ये सब जब पढ़ोगे, आगे हिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी तो मोटा मोटा आपको सोना खान का खाली नाम सुनना है। तो इन लोग जब आएंगे तब सोना खान के ऊपर किसी प्रकार से आरोप लगाने का प्रयास करेंगे, और इसी समय किस्मत ऐसा खेल खेलेगा कि सोना काल में भीषण अकाल पड़ जाएगा। अकाल पड़ेगा तो लोग दाना दाना के बहुत, ये अभी हमारा 1 साल देखना, तुम क्या से क्या नहीं हो जाएगा देखना। जैसा चल रहा है ना, ये प्रिडिक्शन तुम किया करो, तुमको लंबी अवधि का एनालिसिस होना चाहिए। आज पेट्रोल का, आज गैस सिलेंडर का रेट कहां से कहां पहुंच गया, एलपीजी क्राइसिस आएगा,
पेट्रोल क्राइसिस आएगा, देखना मारा मारी हो। समझ रहे हो बात को? दाना दाना का मोहताज हो जाएंगे, देखना लोग। इसी को बोलते हैं बेटा, अब इस समय तो हमारा रिसोर्स क्या है, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ले रहे हैं, पर उस समय में तो कहीं से बाहर से मंगा के खुद उगाना खुद खाना। तो जब अकाल पड़ेगा तो भूमि अन्न उगाना बंद कर देगी, तो लोग दाने दाने का मोहताज होंगे। तो सोना खान का जमींदार भी ऐसी अपना सब अनाज को लुटा दे, ले जाओ दे दो जनता को दान, जनता के लिए हूं, जनता के लिए काम करो, तो सब लुटा देगा। क्लियर? लुटाएगा फिर भी कम पड़ेगा, तो आसपास देखेगा तो देखेगा कि बगल में माखन नामक एक व्यापारी, बगल के गांव बनिया था, माखन व्यापारी था, और पता चला कि अपने गोदाम में भर भर के अनाज रखा है, और अकाल के समय में उस अनाज को भंडार करके रखा है और दे नहीं रहा। तो इसी समय भी ऐसी जाएगा, मूछ को तान कर बोलेगा कि मैं अपना मूछ को फिर से झुका दे रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, अपना गोदाम का अनाज मेरे को दे दे भाई, जनता के हित के लिए काम करना है। माखन बोलेगा एक तो दाना नहीं दूंगा, एक तो दाना नहीं दूंगा। कैसे मुंह उठा के आ गया? तो बोलेगा वीरनारायण का माथा टनकेगा, योजना बनाएगा, प्लानिंग बनाएगा, रातों रात माखन के गोदाम को लूट लेगा। माखन जब दूसरे दिन सुबह गोदाम खोलेगा तो एक तो दाना नहीं बचे रहता है ना उसके गोदाम में। अब माखन का माथा सनकेगा, अब लड़ तो सकता नहीं वीरनारायण। तो इसी प्रकार से माखन क्या करेगा, जाएगा और अंग्रेजों के साथ शिकायत करेगा, चोरी के आरोप पर फिर वीरनारायण सिंह को गिरफ्तार कर लेगा। जब वीरनारायण सिंह गिरफ्तार होगा तब जाएगा जेल, और रायपुर के जेल में जब इसको भेजेंगे तब इसको पता चलेगा कि पूरे भारत में 1857 की क्रांति कर रहे हैं और लोगों को जेल में भरा जा रहा है। तो ये बोलेगा कि हम भी क्रांति करेंगे, हम भी लड़ेंगे हमारे देश के लिए, और जैसे तैसे सैनिकों से, वहां के पुलिस से, है ना, अपना सेटिंग जमा कर वो जेल से भागने में सक्सेस हो जाएगा। कौन? वीरनारायण। और जेल से भागकर जब आएगा और फिर अंग्रेजों के खिलाफ जो, याद रखना, लड़ाई लड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति में योगदान है वीरनारायण सिंह का, और इसीलिए अंग्रेज उसको पकड़ लेंगे। पूरा स्टोरी बताऊंगा, गोली बंदूक तक चलेंगी, वो इतिहास के लिए छोड़ दिए रहो। फिर रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी में लटका देंगे, किसको? वीरनारायण। इसीलिए छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के पहले से ही, और उसका बेटे गोविंद सिंह को डाल देंगे जेल में। गोविंद सिंह फिर फरार होगा और वो अपना फ्रेंड बनाएगा संबलपुर के किसी को, वो आगे बताऊंगा। फिर इन लोग दोनों फिर विद्रोह करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कौन है? वीरनारायण। इसी वीरनारायण सिंह के नाम पर कुडार सिंचाई परियोजना, इसी वीरनारायण सिंह के नाम में परसदा क्रिकेट स्टेडियम। ओके, धीरे धीरे पढ़ते जाओ ना बेटा, मजा लेके पढ़ो ना यार। तुम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए काम करोगे, वो जीवन में नहीं मिलेगा, साफ बात बता। तुम इंजॉय करना शुरू करोगे, तुम्हारे लोग पीछे पड़ना शुरू हो जाएंगे, देखना। खेलो इससे, बस पढ़ो, मस्ती करो, घूमो फिरो, खाओ। अभी क्या तनाव में जी रहो, 20-22 साल के हो तुम लोग, आ जाओ। समझ रहे हो बात? और किसी कुछ पूछना, कुछ भी चीज फिर मैं पूछूंगा तो दिक्कत होगा, बता दे रहा हूँ। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पहले रटा हुआ चाहिए। कोई भी डाउट? नोट्स बनाइए प्रॉपर, है ना, बढ़िया। अच्छा एक कॉपी ले लीजिए, 200-300 रुपए का, अच्छा सा साफ सुथरा, उसमें बढ़िया डायग्राम बना के हर एक पॉइंट को साफ साफ लिखिए, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए, वो आपके जीवन भर का नोट्स है। समझ गए जी? और कुछ पूछना है किसी को? हाँ, कल से नया जिला शुरू करेंगे। खत्म हो गया महासमुंद, खत्म हो गया क्या आपका? बलौदा बाजार, गरियाबंद पढ़ाऊंगा, धमतरी गरियाबंद एक साथ खत्म कर दूंगा, ठीक है। ध्यान देना बेटा, पढ़ के आना, ठीक है। जाइए 10 मिनट कर लो।